बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास। चैप्टर नंबर 4 हमारा जारी है और हमने लास्ट जो हमारे 2 टॉपिक थे उसमें हमने इस्लामी दफ़ात का जायज़ा लिया 1956 का आइन और 1962 का आइन। क्योंकि ये दस्तूरी सिलसिला हमने आगे इसको बढ़ाना है। करारदाद मकासद से इसका आगाज़ हुआ लियाकत अली ख़ान की पास करदा करारदाद, और फिर हमने आगे 1956 और 1962 के आइन का भी तज़किरा किया। लेकिन अब हम जिस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं ये है 1973 का आइन। ठीक है, 1973 का जो आइन है, इसकी जो इस्लामी दफ़ात वगैरह हैं, ये क्यों नहायत है? क्योंकि ये वो आइन है जो मनसूख नहीं और आज भी हमारे पास ये आइन मौजूद है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आइन 1973 इस्लामी दफ़ात। इसका जब हम ये इस्लामी दफ़ात का जायज़ा लेंगे, है तो बहुत आसान और वही 62 और 56 की कुछ जो दफ़ात हैं वो तकरीबन वैसी ही हैं। इसके तारुफ़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे तारुफ़। ये तारुफ़ एक कहानी है 1973 के आइन तक पहुँचने की। ये वाक़या 1973 का आइन जब पहुँचा तो इसके पस मंज़र को देखना बड़ा ज़रूरी है। इसके पस मंज़र का आगाज़ होता है जब हम देखते हैं कि 1965 के इंतखाबात में फ़ातिमा जिन्ना को जो शिकस्त हुई, अयूब ख़ान की जो माशी पॉलिसी हैं उसके समरात अवाम तक नहीं पहुँच रहे थे। 1965 की जंग के बाद जो मुआहदा ताशबंद हुआ जिसमें जंगी कैदी वापस करने थे और इलाके भी वापस करने थे, वहाँ पर अवाम में अयूब ख़ान के लिए जो एक नफ़रत पैदा होना शुरू हो गई थी। अवाम का दिल जो है वो उससे चढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि ये इकट्ठी वाक़यात ऐसी हुई है। 1965 की जंग और उसके बाद इलाके और फ़ौजों की वापसी का जो मुआहदा रूस ने करवाया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसके बाद हम देखते हैं कि जो माशी पॉलिसियाँ थी, जो कहा तो जा रहा था कि बहुत बेहतरीन हुआ, लेकिन उसके समरात उतने नहीं आवाम तक पहुँचे जितने पहुँचने चाहिए थे। फ़ातिमा जिन्ना की शिकस्त भी इसमें मौजूद। अब क्या हो गया, सियासी हलकों में बेचैनी शुरू हो गई। दूसरा जब इंतखाब हुआ तो नज़र आने लग पड़ा कि जो तरीक़ाकार अयूब ख़ान ने बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम पर बनाया, 40,000 लोग इधर से 40,000 लोग, उसको बढ़ा के फिर 1,20,000 भी कर दिया गया, 60,000 और 60,000। तो ये तो सिर्फ अयूब ख़ान ही सदर बनेंगे जब तक वो रहेंगे, इसके अलावा कोई शख्स जो है वो सदर नहीं बन सकता। और इख्तियारात सब गर्दिश करते हैं सदर के साथ, इसके इर्द गिर्द। फ़ातिमा जिन्ना की शिकस्त के बाद, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की शिकस्त हुई, उसके बाद जो सियासी हलके थे पाकिस्तान में वो एक्टिव होना शुरू हो गए। सियासी हलचल चहल पहल और सियासी लोगों ने जो अपनी जमातें बनाई थी, उन्होंने अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ जो तहरीकें शुरू कर दी। इसमें बात तब बिगड़ी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि अयूब ख़ान के दोस्त भी थे और बड़े करीबी यानी कि साथी और वज़ीर ख़ारजा भी थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और पीपल्स पार्टी की बुनियाद रख दी। अब ये तहरीकें ज़ोर पकड़ती चली गई। मार्च 1969 में अयूब ख़ान के इन जो रहनुमा थे, बड़ी सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात होते हैं, मुलाकात होती है, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस जो गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस थी ये नाकाम होती है। जो दबाव बढ़ता गया, अवामी दबाव भी, तो वहाँ पर अयूब ख़ान ने 25 मार्च 1969 को इस्तीफ़ा दे दिया। इस इस्तीफ़े के बाद क्या हुआ कि याह्या ख़ान, जो कि वाकिफ़ थे मुल्की सूरत हाल में और जो सियासी हलचल थी, यानी कि जो अवामी राय थी वो कैसे अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ थी, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए पाकिस्तान में पहली दफ़ा आम इंतखाबात का ऐलान करवाया गया। 1947 से लेकर 1970 तक कोई इंतखाबात मुनक्किद नहीं हुए थे। याह्या ख़ान ने आते ही 5 अक्टूबर 1970 को आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। अब ये ऐलान क्यों ज़रूरी था? क्योंकि अवाम ये बात मान रही थी, बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम हो या 1962 का आइन, ये दोनों याह्या ख़ान ने मनसूख कर दिए।
और अक्टूबर 1969 में कहा कि एक अबूरी यानी कि जो है वो आइन जो है वो बनाया जाए, सिफारिशात तैयार की जाए, और ये करीब मार्च में वो मंजूर हो गया। और हम देखते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो याह्या खान ने मंजूर किया, जिसमें अगर आम तौर पर बात देखी जाए तो इलेक्शन की बात थी, उम्मीदवार की उम्र 25 साल और 21 साल तक का यानी कि वोट दे सकता था, और इसमें 313 नशिस्तें रखी गई। सूबों को, तमाम सूबों में कौमी असम्बली की जो नशिस्तें थी वो मुसावी तकसीम हुई, लेकिन सूबाई सतह की जो नशिस्तें थी वो आबादी के लिहाज से डिक्लेयर। इसमें दो बड़ी जमातें उभर के सामने आ रही थी, और उसमें पीपल्स पार्टी और जो थी अवामी लीग, जिसको हम कहते हैं कि मुजीबुर रहमान की। अब इंतखाबात 1970 में मुनक्किद हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मजमूई तौर पर जो अक्सरियत है वो किसको हासिल हो गई, वो हासिल हो गई अवामी लीग को, मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी। अब मसला ये था कि पीपल्स पार्टी की नशिस्तें कम थीं और उनकी ज़्यादा थी, लेकिन ये एक मसला बन गया इक़्तिदार की मुंतकिली का। इक़्तिदार जो उनको मुंतकिल होना था वो मुंतकिल हो नहीं पा रहा था, क्योंकि वो एक पूरा अलग इलाका, ये पूरा अलग इलाका मगरबी पाकिस्तान से भुट्टो की अक्सरियत थी। वो यहाँ तक सुनने में आया तो कहा गया कि वो इधर आएंगे तो हम उनकी टांगें तोड़ेंगे। ये मामला इतना बिगड़ गया कि अक़वाम मुत्तहिदा तक भी इसकी गूंज सुनाई देना शुरू हो गई। इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए जो उस वक्त की गलत, आप समझ लें कि हैंडलिंग थी, मिस हैंडलिंग, ऐसी मिस हैंडलिंग के बंगाली अवाम जो कि पाकिस्तानी अवाम थे, वो पाकिस्तान के अवाम खुद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और एक तहरीक शुरू कर दी, और खाना जंगी की सूरत हाल बन गई। फ़ौजी दबाव से उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, जो कि मज़ीद बिगड़ गया। 23 मार्च 1970 को पाकिस्तान में ढाका पर पाकिस्तान का परचम नहीं लहराया गया, बल्कि अपना परचम लहरा दिया गया। मुजीबुर रहमान के घर पर परचम जो है वो अलग मुल्क का लहरा दिया गया। इस मौके का फ़ायदा दुश्मन क्यों ना उठाता। मुक्ति बानी के ज़रिए इंडिया ने जंग मुसल्लत कर दी हमारे मशरक़ी इलाके में। हद तो ये कि पाकिस्तान के इस हद तक गलत पॉलिसी रही कि 90,000 फ़ौज कैद हो गई। दुनिया में ऐसा वाक़या नहीं होता, 90,000 फ़ौज कैद हो गई। वो फ़ौज जो शहादत, जो जानबाजी की वजह से, जो इस्लाम और तौहीद की वजह से पहचानी जाती थी, इनके आगे शहादत जो है वो अफसल तरीन रुतबा है और दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। 90,000 फ़ौज हथियार डाल दिया, ये मिस हैंडलिंग थी। और एक पूरा पाकिस्तान कैसे जो है पाकिस्तान से कट गया, और 16 दिसंबर को सकूत ढाका हुआ और बंगाल जो है वो बांग्लादेश बन जाता है। इसके बाद याह्या खान इस सूरत हाल जो कि वाकई संभाली ना गई, 1971 की जंग मुसल्लत हो गई और पाकिस्तान का हिस्सा कट के एक पूरा मुल्क बन गया। 19 दिसंबर की शाम को इक़्तिदार भुट्टो को दे दिया जाता है, और वो 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के पहले चीफ सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, यानी कि फ़ौज के भी और हुकूमत के सरबराह एक सिविल बंदा था, ना कि कोई फ़ौजी था। इसलिए वो पाकिस्तान की तारीख में पहले सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। उनके बनने के बाद खैर वाक़यात अब हम इस टॉपिक की तरफ ही लेके जाएंगे। तो उन्होंने अप्रैल 1972 को 12 अप्रैल 1972 को अबूरी आइन एक नाफिज किया, जो मुस्तकिल आइन बनने तक वो अबूरी तौर पर उसने काम करना था। पाकिस्तान जारी बात है, दस्तूर होना बहुत ज़रूरी बात होती है। दस्तूर साजी का सिलसिला जारी रहा अप्रैल 1973 में। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ डेट लिख लेता हूँ, साथ में आपके ज़हन में रहे। 12 अप्रैल 1972 अबूरी आइन। अप्रैल 1973 मुस्तकिल आइन की मंजूरी, और चौदह अगस्त 1973 को पाकिस्तान का नया आइन जो है वो नाफिज हो जाता है। क्या हो जाता है?
नाफिज हो जाता है। तो ये भुट्टो की दौर की जो एक मामला था, उसने मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान को एक नया आइन दे दिया। ये आइन आज तक क्यों चलता आ रहा है? इसलिए चलता आ रहा है क्योंकि ये उस वक्त के तमाम जो आज की हम जमातें देखते हैं, उनके जो बुज़ुर्ग थे, उनके जो कायदीन आप समझ लीजिए, रूह रवां थे, वो सब इस आइन को बनाने में मौजूद थे। आज उन जमातों में लाख इख्तलाफ रहे, लेकिन चाहे वो इस्लामी, हम JUI की बात करें, चाहे पीपल्स पार्टी की बात करें, उनसे निकले हुए फिर आगे जो जितने सिलसिले हैं उनकी बात करें, इन सब के बड़े जो हैं इन जमातों में ये इस वक्त मौजूद थे और उन्होंने मुकम्मल एक दूसरे से ताउन करके 1973 का आइन जो है वो बनाया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसकी इस्लामी शिकों की तरफ, जो कि नहायत आसान है, लेकिन बहरहाल उसका एक जायज़ा ज़रूरी है। इसकी पहली शिक है इस्लामी अल्लाह की हाकमियत। सबसे पहले करारदाद मकासद शामिल की गई इफ्तिताही के तौर पर, उसमें हम देखते हैं कि अल्लाह की हाकमियत सबसे मेन पॉइंट कि ये इक़्तिदार, ये सब कुछ दुनिया में ये हमेशा का नहीं है। पाकिस्तान के मुसलमानों को जब ये इक़्तिदार हासिल होगा तो वो इसको एक अमानत समझकर इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उन्होंने रोज़ महशर इसका हिसाब किताब देना है। अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर ये अपने इक़्तिदार का इस्तेमाल और इसको एक अमानत की सूरत में करेंगे। इसके बाद इसकी दूसरी हेडिंग है मुल्क का नाम। मुल्क का नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। 1956 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। हम देखते हैं 1962 में जमहूरिया पाकिस्तान, फिर उसमें तब्दील करके उसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो फिर रखा गया। इसके बाद इसमें एक चीज़ ऐड होगी, सरकारी मज़हब। पाकिस्तान का सरकारी मज़हब करार दिया गया इस्लाम को। सरकारी मज़हब इस्लाम को करार दिया गया। ये बड़े दिल गुर्दे की बात होती है। आलमी सतह पर ये बात करते हैं कि एक मुल्क डिक्लेयर करे ख़ुद को कि मैं सिर्फ़ इस मज़हब को ही अपनाऊंगा, ये हमारा सरकारी मज़हब है। तो यहाँ पर ये जुर्रत दिखाएगी आलमी सतह पर, क्योंकि बहुत से मुल्क दावे तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो सेकुलर होते हैं, उन्होंने अपना कोई मज़हब नहीं रखा होता, बल्कि उनका सदर और वज़ीर आज़म जो बनाए जाते हैं उनके लिए भी मज़हब का होना या ना होना ज़रूरी नहीं होता, या किसी मखसूस मज़हब का होना ज़रूरी नहीं होता। इसराइल और पाकिस्तान दुनिया की वाहिद दो कौमें जो मज़हब की बुनियाद पर आई हैं, एक यहूदियत की बुनियाद पर और एक इस्लाम की बुनियाद पर। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है और वो है इस आइन में कहा गया कि पाकिस्तान के जो सदर होंगे और वज़ीर आज़म होंगे उनका मज़हब इस्लाम होगा। मुसलमान होना सदर और वज़ीर आज़म के लिए लाजमी करार दिया गया। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है मुसलमान की तारीफ़। अब ये मुसलमान की तारीफ़ यहाँ पर एक फ़िरके की वजह से शामिल हुई और फिर उस फ़िरके को 7 सितंबर 1974 को अक़लियतों में भी शुमार कर दिया गया, सिर्फ़ उनकी अपनी हरकतों की वजह से, और वो फ़िरका था कादियानी फ़िरका। इसमें मुसलमान की तारीफ़ की गई कि जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, अल्लाह पर ईमान, और यानी कि जो ईमानियात का पूरा टॉपिक है, अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, इलामी किताबों पर ईमान, ठीक है, रोज़े आखिरत पर और फरिश्तों पर ईमान वगैरह, और अच्छी और बुरी तकदीर का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानना, रसूल भी मानना कि आखिरी रिसालत यहाँ पर आकर ख़त्म होगी, और नबूवत भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गई है। ये जो चीज़ थी ये इसमें शामिल की कि मुसलमान की तारीफ़ है कि वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल भी मानेगा और आखिरी नबी भी मानेगा। इसके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका, ठीक है।
क्यों? एक फ़िरका कहता है रिसालत तो ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म, नबूवत बहरहाल जो है वो अभी आएगी, वो तजदीद के, और वो अपने उसमें फ़लसफ़ा झाड़ते हैं। ये कभी किसी और टॉपिक के ज़ेल में मैं आपको इनकी थोड़ी सी 7 सितंबर 1974 को इनको क्यों अक़लियत शुमार किया गया, ये पूरी एक मुख्तसर से मैं खैर आपको इसका खुलासा बता दूंगा कभी। तो मुसलमान की तारीफ़ में क्या शामिल किया गया? ख़ास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल भी माना और नबी भी माना। ये जो मानेगा वो मुसलमान होगा। नबूवत से जो इनकार करेगा कि आखिरी नबी नहीं है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ुबिल्लाह, वो मुसलमान नहीं होगा। और एक फ़िरका था जो लेटर ऑन फिर इस्लाम के दायरे से ख़ारिज हो गया। मुसलमान की तारीफ़ के बाद हम देखते हैं हेडिंग है इस्लामी कवानीन का नफाज। ये बात शामिल की गई कि पाकिस्तान में कोई कानून जो है वो इस्लामी कवानीन के मुनाफी नहीं, यानी कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा वो मज़हब इस्लाम से टकराए। ठीक है, ऐसा कोई कानून पाकिस्तान में लागू नहीं किया जाएगा। हर असूल, हर कानून जो है वो इस्लामी होगा, इस्लाम के मुताबिक होगा, वो उसके टकराव में नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं हेडिंग है लाजमी इस्लामी तालीमात। जमहूरियत, इंसाफ, रवादारी, मसावात जैसी इस्लामी अक़दार ये आइन का हिस्सा होंगी, आइन 1973 का हिस्सा होंगी। जमहूरियत, अदल, इंसाफ, मसावात, रवादारी ये आइन का लाजमी हिस्सा होंगी। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास हेडिंग आ जाती है और लाजमी इस्लामी तालीमात में कुरान और इस्लामियात की तालीम को भी लाजमी करार दिया गया। हेडिंग आ रही है इसके बाद अरबी की लाजमी तालीम। अरबी की तालीम 6ठी जमात से 8वीं जमात तक। ये खैर ये अरबी की तालीम जो है ये छोटी जमातों में इसको लाजमी करार दिया गया कि अरबी की तालीम को कुछ जमातों के लिए वहाँ पर उसका पढ़ना और समझना लाजिम करार दिया गया। कुरान पाक की दुरुस्त तबात, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी कि कुरान पाक की जो छपाई हो रही है यानी कि जो आ रहे हैं उसमें गलती ना हो। कुरान पाक गलतियों से पाक हम लोगों तक पहुँचे। उसको जो छापने वाली कंपनियाँ हैं और कुरान पाक में गलतियाँ नहीं होगी, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर होगी? ये हुकूमत पर होगी। इसके बाद ऊपर मैं तज़किरा कर चुका, खैर वो उसमें नहीं आ रहा था। इस्लामी अक़दार, ये जमहूरियत, मसावात, अदल, इंसाफ, रवादारी, ये जो इस्लामी अक़दार हैं ये आइन का हिस्सा होंगी। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है मुसलमान की तर्ज़ ज़िंदगी। मुसलमान जो पाकिस्तान के हैं वो अपनी ज़िंदगी वो यानी कि हुकूमत ऐसा माहौल फ़राहम करेगी ताकि वो इनफरादी और इज्तमाही तौर पर अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारने में उनको कोई मसला दरपेश ना हो। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ रही है ज़कात व शर। हुकूमत ज़कात व शर के हवाले से यानी कि बंदोबस्त करेगी। ज़कात कौंसलें जो हैं वो ज़कात व शर का एक निज़ाम कायम किया जाएगा, हुकूमत वो कायम करेगी और ज़कात कौंसलें कायम की जाएंगी जिनका काम होगा कि वो गरीब तबके तक
यानी कि जो लोग डिज़र्विंग हैं, जो उसका हकदार तक उनका हकमंद, यानी कि जो ज़कात लेने वाले हैं उनको बनती है ज़कात, वहाँ तक ज़कात जो है वो निचले लेवल तक यानी कि गांव और इन इलाकों तक पहुँच सके ज़कात कौंसलों के ज़रिए। इसके बाद है सूद का ख़ात्मा। हुकूमत मुल्क से सूद के ख़ात्मे के लिए इक़दामात करेगी ताकि ये सूद की लानत जो है ये मुल्क से ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है और वो है इस्लामी नज़रियाती कौंसल। इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है ये कायम की जाएगी जो इस्लामी कवानीन के हवाले से वो तशरीह करेगी और कानूनी इदारों की मदद करेगी इस्लामी कवानीन, यानी कि मौजूदा कवानीन को इस्लामी कवानीन में ढालना या कोई नया कानून बनाने में हुकूमत की जो कानूनी इदारे हैं उनकी मदद करेगी। तो यहाँ तक हमारे ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इसका जो तारुफ है बड़ा अहम है, जिसमें मैंने आपको ज़्यादा टाइम लगाया, और ये आपने उसमें लिखना है कि कैसे हुकूमत तब्दील हुई अयूब ख़ान से, याह्या ख़ान से, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक का दौर, फिर अबूरी आइन बना, फिर मंजूर हुआ और फिर नाफिज़ हुआ। उसके बाद ये जो शिकें हैं ये वही इस्लामी शिकें जो हम पहले 56 और 62 के आइन में लिख चुके हैं, इनके ऊपर ज़्यादा शायद अब दोबारा से गौर करने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपका आज का टॉपिक। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।